ये कहानी 150 साल पहले शुरू होती है, जहाँ पे कि एक दिन कुछ शैतानों ने आके इंसानी बस्तियों पे हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें कि ओनी कहा जाता था। ये ओनी जो है ये इंसानों को खा के अपना पेट गुजारा करते थे। अब काफी सारी ओनी आ चुके थे और इन्हें हराने के लिए कुछ योद्धा भी अब आ चुके थे, जो कि इंसान ही थे। उन्होंने एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू किया, पर वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। अब प्रेजेंट डे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि लोगों ने ओनी को पूजना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर से ये तासुयामा नाम का एक टाउन है, जहाँ पे कि लोग ओनी को ही अपना गॉड मानते हैं और बुशीज को अपना दुश्मन। जिसके अंदर की हमें मुसाशी नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक पिकेक्स की मदद से माइनिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये लोग यहाँ पे माइनिंग की प्रैक्टिस करते हैं और एक माइनिंग की स्कूल में जाके पढ़ते हैं, जहाँ पे कि हिस्ट्री में हमें ये बताया गया है कि बुशीज ने इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किया, खेतीहरों को मार दिया और उन्हें बचाने के लिए ओनीज ने अपना अस्तित्व सबके सामने लेके आए और उन बुशीज को भगा दिया। पर यह कहानी बिल्कुल ही झूठी थी। ये कहानी सिर्फ मुसाशी को ही पता है और कुछ और चुनिंदा लोगों को, जो कि बुशी का काम करते हैं। जैसे कि हमारे मुसाशी के एक फ्रेंड के फादर बुशी थे और उन्हें ही ने ये कहानी बताई थी कि कैसे बुशीज जो होते हैं वो ओनी को खत्म करते हैं, क्योंकि ओनी इंसानों को अपना एक तरीके से खाना मानते हैं। जिसपे से मुसाशी ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम कोजिरो है उससे ये वादा करवाया कि वो आगे चल के बुशी बनेंगे और ओनीस को खत्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि ग्रेजुएट होने वाले हैं और उन्हें माइनिंग के काम पे भेजा जाएगा कल के दिन। ये बात जान के मुसाशी काफी ज्यादा खुश होता है। वो इन सबको कहना तो चाहता है कि वो एक बुशी बनना चाहता है, पर वो ये चीज नहीं कह सकता है क्योंकि इस टाउन में बुशी उसको एक कलंक माना जाता है। ये कोजिरो के पास जाता है जिसके फादर एक बुशी थे और जिससे मुसाशी ने ये वादा किया था कि आगे चल के वो लोग ओनीस को खत्म करेंगे। वो उससे ये कहने आया था कि अब हमें टाउन को छोड़ के भाग जाना चाहिए और ओनीस को मारना चाहिए, जिसके ऊपर कोजिरो मना कर देता है। कोजिरो कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जिसपे मुसाशी बताता है ये मेरी पिकेक्स से कटाना का काम करती है, ये मैंने खुद ही बनाई है। जिसपे कोजिरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये कहते हुए कि मेरी फादर ने एक तुम्हें झूठी कहानी बताई थी, तुम उसको सच मत मानो, वो रियलिटी नहीं है। तुम्हें अपना माइनिंग का काम करना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की बात कोजिरो के मुंह से सुन के मुसाशी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मुसाशी वहां से गुस्से से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोजिरो जो होता है वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि एक बुशी के साथ क्या होता है। बुशीज को बचपन से ही उनकी तलवार के साथ उन्हें घुमाया जाता था, क्योंकि उन्हें कलंक माना जाता था, क्योंकि उनके पूर्वजों ने इन लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। पर यह हकीकत नहीं थी। वहीं कोजिरो को तो ये हकीकत लगती थी, क्योंकि उसने अभी तक किसी भी ऐसे बुशी को नहीं देखा है जिसने की ओनी को खत्म किया है। वहीं कोजिरो ये भी नहीं चाहता है कि उसका दोस्त मुसाशी एक बुशी बने, क्योंकि बुशी इसका यहाँ पे इज्जत नहीं है। पर तभी कोजिरो को कुछ बुक्स मिलती है जिन्हें वो पढ़ता है और उसकी आंखें फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ में मुसाशी को दिखाया जाता है जिनका लोग स्वागत कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं वहां पे मुसाशी को याद आने लग जाता है कि कैसे कोजिरो ने उसके सारे इन्विटेशन को ठुकरा दिया। तभी वो यहाँ पे आया है। लोग उनका स्वागत करते हैं। उन्हें माइनिंग के पास ले जाने से पहले उनसे उनका सामान ले लिया जाता है, यहाँ तक कि पिकेक्स भी। अब वो लोग उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे खुश थे कि अब उन्हें माइनिंग करने का मौका मिलेगा ग्रेट ओनी के लिए, पर ग्रेट ओनी तो इंसानों को ही खा रहे थे और कुछ लोग उनके लिए काम कर रहे थे, और जो उन्हें यहाँ पे लेके आए थे उनका रवैया उनके प्रति काफी ज्यादा बदल जाता है। वो कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें उम्र कैद के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अब तुम हमारे बंदी बन चुके हो, ओनीस के लिए अब तुम खाना हो। ये कहने के बाद वो उनसे काम करने के लिए आगे बढ़ने को कहते हैं। पर तभी मुसाशी आगे आता है, जो कि कहता है मैंने 5 साल तक ट्रेनिंग इसलिए नहीं की थी कि मैं इनका नौकर बनूं। पर दूसरी तरफ एक ओनी उसके ऊपर गुस्से में आगे भड़कने लग जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने आता है, पर हमारा मुसाशी उसके अटैक को डॉज कर लेता और एक पिकेक्स से उसके ऊपर अटैक करने जाता तो है, पर शायद से वो उसके सामने कमजोर था, वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। पर तब भी मुसाशी हार नहीं मानता और उससे फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है। पर अब उसे दुख होने लगता है कि वो आखिर में इतना कमजोर क्यों है कि वो एक ओनी को भी नहीं हरा पा रहा है। जितनी भी क्या उसने ट्रेनिंग की थी अपने दोस्तों के साथ में, क्या वो इस तरह बर्बाद जाएगी? क्या उसके दोस्त उसके सामने मारे जाएंगे? जैसे ही वो ओनी से खत्म करने वाला था, वहां पे तभी एंट्री हो जाती है कोजिरो की। कोजिरो अपनी बाइक से उसके सर पे मारता है और वहीं कोजिरो से माफी मांगते हुए उसी पिकैक्स उसे लौटा देता है, ये कहते हुए कि तुमने सच कहा था और मेरे फादर ने भी। मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले जिनकी मदद से मैं जान पाया कि ओनी हकीकत में इंसानों को खाने का काम करते हैं। अब वो लोग उन्हीं ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि कोजिरो के फादर ने उन्हें सिखाई थी। एक एक करके वो काफी सारे ओनीस को खत्म करने लग जाते हैं। कोजिरो मुसाशी से पूछता है कि वो अकेले इस टाउन को छोड़ के क्यों नहीं गया, जिसमें मुसाशी कहता है कि उसे एक टीममेट की जरूरत थी, जो कि वो है। ये बात सुन के कोजिरो से वादा करता है कि वो अब हमेशा
हमेशा उसके साथ खड़ा होके ओनी से फाइट करेगा। जैसे जैसे वो ओनी इसको मार रही थी एक रोशनी चमकती है और आसपास के लोग कहते हैं ग्रेट ओनी जागने वाला है। ये बात सुनते ही कोजिरो जो होता है अपनी बाइक से हमारे मुसाशी को अपनी पीठ पे बैठाता है और उसे ग्रेट ओनी के पास ले जाने लग जाता है, क्योंकि अगर वो उसे खत्म करेंगे तभी वो इस टाउन को आजाद करा पाएंगे। मुसाशी उसे अपनी बाइक बड़ी ही तेज स्पीड में चलाने को कहता है। वो जैसे ही उस ग्रेट ओनी के पास आते हैं वो किसी एंग्री बर्ड की तरह लग रहा था जो कि बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। वो जैसे ही उसे देखते हैं वो ये भी देख पाते कि उनके वहाँ पे लाए हुए लोग भी जो थे वो उसके लिए कुछ खाना लेके आए थे, पर उससे पहले वो मार देते हैं। पर वो खुद को रीजनरेट कर लेता है अपने बॉडी पार्ट्स को जोड़ते हुए, और वो जो लोग वहाँ पे खाना लेके आए थे वो उसे गोल्ड खिलाने लग जाते हैं। जैसे ही वो ओनी काफ़ी सारा गोल्ड खाता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो एक ग्रेट ओनी में बदल जाता है जो कि एक ताकतवर ओनी है। सभी लोग उसका गुस्सा शांत कराने के लिए माफ़ी मांगने लग जाते हैं, पर वो ग्रेट ओनी जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पे कि हमारा मुसाशी बेहोश हो चुका था, पर तब भी वो खड़ा होता है कोजिरो के कहने पे। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रेट ओनी कोजिरो की स्वॉर्ड छीनने लग जाता है क्योंकि उसे मेटल खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कोजिरो की जो स्वॉर्ड है वो मेटल से बनी है। कोजिरो अपनी स्वॉर्ड नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड है वो उसके फादर का दिया हुआ गिफ्ट है जो कि उसके एंसेस्टर से उनकी फैमिली में अपनी अगली वाली जनरेशन को दिया जाता है। उसके फादर ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को नहीं गंवाना है। ये बात याद करते हुए कोजिरो अपनी स्वॉर्ड को नहीं छोड़ रहा था, पर ये देखने के बाद में ग्रेट ओनी को गुस्सा आ जाता है और वो कोजिरो को हवा में उठाता है और एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है जिससे कि वो उसकी स्वॉर्ड को निकल सके। वो ऐसा ही करता है, मुसाशी होते हुए देख लेता है और उसके पेट पे चढ़ जाता है और अपनी पिकैक्स की मदद से जो कि एक कटाना है वो उसके पेट में छेद करने की पूरी कोशिश करता है। वो लगातार अटैक करता है और छेद भी कर देता है और उसमें घुस जाता है। ओनी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। कोजिरो को लग रहा था शायद से मुसाशी मर गया, पर उसकी स्वॉर्ड के साथ बाहर निकल के आता है। ये देख के कोजिरो काफी ज्यादा खुश था। अब वो दोनों जल्द से जल्द इस ग्रेट ओनी को मारने की बात करने लग जाते हैं क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये बाकी लोगों को भी खा जाएगा, जिसके ऊपर कोजिरो कहता है हाँ हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये कहने के बाद वो सामने देखते हैं कि कुछ जो ग्रेट ओनी के सर्वेंट थे वो अपने सामने देखते हैं कि इंट्रूडर्स आ रहे हैं और फिर हमें एक बहुत बड़ा डोम दिखाया जाता है जिसे तोड़ते हुए कुछ बुशी वॉरियर आ चुके थे पूरे अपने घर के साथ में। वो अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं और उस ग्रेट ओनी के डोम को तोड़ देते हैं और अब वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो वो ग्रेट ओनी को पकड़ लेते हैं और एक एक करके वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस बुशी क्लैन का हीरो आ जाता है यानी कि लीडर, जो कि उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है। पर वो लोग कहते हैं कि उन्हीं ने इस ग्रेट ओनी के पेट में छेद किया था, जिसके ऊपर वो लीडर कहता है ये तो बच्चों वाला काम है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रेट ओनी रीजनरेट वापिस से हो जाता है, उनके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पे जो बाकी के बुशी क्लैन के वॉरियर थे जो कि वहाँ पे आए हुए थे वो ये चीज देख लेते हैं। वहीं मुसाशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका ग्रेट ओनी का पहला किल शायद से ये लोग ले जाएंगे। ये बात जानते हुए काफी तेजी से वो उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर शायद से उसके अटैक काम नहीं आते क्योंकि वो वापस से खुद को हील कर लेता है। इसलिए बुशी क्लैन का लीडर मुसाशी को पीछे लाता है और उसे समझाता है कि तुम उसे नहीं मार पाओगे, तुम्हें अपने ड्रीम को भूल जाना चाहिए। इतने सारे बुशी क्लैन के वॉरियर भी उसे नहीं हरा पा रहे हैं, आखिरकार तुम उसे कैसे हरा सकते हो। ये बात मुसाशी को पता थी कि वो उसे नहीं हरा पाएगा, वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर वो अपना फर्स्ट किल लेना चाहता था, वो भी ग्रेट ओनी का। इसलिए वो अपनी जंजीरों को तोड़ता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कोजिरो नहीं जानता था कि वो मुसाशी को कैसे रोके, पर वो आसपास के लोगों की बातों को सुन रहा था जहाँ पे कि ग्रेट ओनी के हॉर्न में उसकी सारी कमजोरी है। वो चीज़ ये मुसाशी को बताता है कि तुम्हें उसके हॉर्न के ऊपर अटैक करना चाहिए। मुसाशी ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो उसके पाँव पे एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और बुशी क्लैन के वॉरियर का जो शॉट है वो अचानक से मिस हो जाता है, उसके हॉर्न पे वो नहीं लगता है। मुसाशी को एक मौका मिल जाता है पर उसे उसी लीडर की बात याद आती है कि वो कमजोर है, इसलिए वो गुस्से में उसके हॉर्न के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि कोजिरो ने बताया था कि इस ग्रेट ओनी की कमजोरी उसके हॉर्न के अंदर है। मुसाशी अटैक तो करता है पर उसकी पिकैक्स ही टूट जाती है। उसके हॉर्न के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ था पर वो टूट चुका था। पर तभी लीडर वहां पे आ जाता है ये कहते हुए कि माफ करना बच्चे, तुम्हारा के लिए मेरा हुआ। ये कह के वो उसे खत्म कर देता है। ग्रेट ओनी के मरने की वजह से उसकी एनर्जी जो थी वो आसपास के बुशी क्लैन के वॉरियर्स अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उसे शुक्रिया अदा करता है मुसाशी को और एक पार्टी देने का वादा करता है। आसपास के जितने माइनर्स थे वो सारे काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने ग्रेट ओनी से उनकी जान बचा ली, अब उन्हें इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा। वहीं बुशी क्लैन के वॉरियर वादा करते हैं कि वो सारे के सारे ग्रेट ओनीज को खत्म कर देंगे, पर ग्रेट ओनीज के चेले कहने लग जाते हैं काफी सारे ग्रेट ओनीज है, तुम कितनों को खत्म कर पाओगे, एक न एक के बाद तुम्हारे साथ ही कम होने लग जाएंगे और आखिर में तुम लोग मारे जाओगे। जिसके ऊपर टीम लीडर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग फ्रीडम से जीते
सोचते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी जान कब जाएगी। हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। हम ये नहीं जानते कि सारे ओनीज कब खत्म होंगे, पर हम जितनों को मार पाएंगे हम उतनों को ज़रूर मारेंगे और सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे। इस तरह की बातें मुसाशी के दिल में घर बन जाती है, पर वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि इनकी वजह से वो द ग्रेट ओनी को नहीं मार पाया, जो कि इनके टाउन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था और हिस्ट्री को मैनिपुलेट करे हुए था। पर तभी उनके टीम लीडर को मुसाशी और कोजिरो की हिम्मत के ऊपर दाद देनी पड़ती है। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतने कम उम्र के बच्चों के अंदर उन्हें इस तरह का जज्बा और इस तरह की स्पिरिट मिलेगी ग्रेट ओनी को ख़त्म करने के लिए। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर दूसरी तरफ मुसाशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो सारी चीज़ें बक देता है जो कि उसके मुंह में आई थी, पर वहीं दूसरी तरफ टीम लीडर जो था उनसे खुश होके उन्हें क्रिस्टल गिफ्ट कर देता है, जो कि शायद से उनकी जर्नी में काम आ सकते हैं। कोजिरो उस क्रिस्टल को जब चेक करता है उसे उसके अंदर एक टेलीस्कोप जैसी चीज दिखती है, जिसकी मदद से वो ग्रेट ओनीज की ठिकानों का पता लगा पाएगा, जो कि उसके फादर के द्वारा भी दिखाया गया था एक बार। और उसके अंदर काफी सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल थे जिनकी मदद से वो अलग अलग अटैक को सीख पाएंगे और ग्रेट ओनी को खत्म करने के काबिल बन पाएंगे। इस तरह की बात कोजिरो जो होता है जब मुसाशी को बताता है, मुसाशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लीडर को शुक्रिया अदा करता है कि उसने हमें ऐसी चीज दी है जिसकी मदद से उन्हें ऐसी चीजें मिल चुकी हैं कि जिनकी मदद से वो ग्रेट बुशी बन पाएंगे। पर अब वो लोग और भी ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि 200 साल बाद एक ऐसा इंसान आएगा जो कि इन सारे ग्रेट ओनीज को खत्म करके पूरे हिनोमाटो को यूनिफाई कर पाएगा और वही यहाँ का राजा बनेगा। ये बात जान के बड़ी तेजी में मुसाशी जाता है उन टीम लीडर के पास में और उसे कह देता है कि तुम अभी तक तो हिनोमाटो को यूनिफाई नहीं कर पाए हो, इसलिए मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। ये कहने के बाद में वो अपनी वॉर उनसे डिक्लेयर कर देता है कि कौन सबसे आगे जाके इस जगह का राजा बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बुशी क्लैन का लीडर खुश होता है। अगले दिन मुसाशी जो होता है वो कोजिरो के साथ में निकल जाता है, जहाँ पे कि उसे तात्सुयामा टाउन कितना ज़्यादा छोटा लगता है। ये कहते वो आगे बढ़ जाते हैं, पर उनकी जर्नी उनके हिसाब से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जहाँ पे कि वो बहुत ही ज़्यादा कम सामान लेके जाते हैं और खाने के ऊपर लड़ाई हो जाती है, साथ में एक मैट भी जिसके ऊपर वो दोनों सोते हैं। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी अब खाने के ऊपर लड़ने लग चुका था। तो दूसरी तरफ कोजिरो का एक ही आंसर होता है, तुमने आखिरकार मुझे क्यों सामान पैक करने की जिम्मेदारी दी थी। अब वो उसके लिए फिशिंग करने लग जाता है और मुसाशी भी अब शर्म के मारे फिशिंग करने के लिए दूसरी तरफ निकल जाता है। अब जहाँ पे तो हमारा कोजिरो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिशिंग कर रहा था, पर मुसाशी के पास कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कोजिरो को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है कि आखिरकार उसके पीछे है कौन, तो वो नोटिस करता है कि एक लड़की की परछाई है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। मुसाशी जो होता है काफ़ी समय तक कोई मछली नहीं पकड़ पाता, इसलिए कोजिरो के पास जाने का प्लान करता है। वो वहाँ पे दिखता है काफ़ी सारी मछलियाँ तो इकट्ठी कर ली है, पर वहाँ पे कोजिरो दिखाई नहीं दे रहा है। पर कोजिरो को थोड़ी दूरी पे बेहोश पड़ा था। जैसे ही वो उसे उठाने जाता है उसके पीछे से एक लड़की अटैक कर देती है। कोजिरो उसे हटने के लिए कहता है वरना वो अटैक उसके लग जाएगा, पर वहीं कोजिरो को वो पटकी दे देती है। कोजिरो अब झुक चुका था। वहीं पे वो लड़की कहती है जितना भी तुम्हारे पास सामान है वो सामान तुम मुझे दे दो। पर तभी मुसाशी जो होता है उसे उठा के पटकने वाला था, पर वो लड़की उसे लॉक लगा के नीचे पटक देती है। वापस से वो अपनी जेब से कुनाई निकालती है। उसे जैसे ही वो मारने जा रही थी हॉर्न ब्लो होता है। उसे एक सायरन की तरह नोटिस करती है और वहाँ से वो बड़ी ही जल्दी निकलने की प्लानिंग करती है। वो उनके पास से उनकी मोटर बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है। कोजिरो और मुसाशी के पास में सिर्फ वही था एक मोड इधर से उधर जाने का, इसलिए उसका पीछा करते हैं, जहाँ पे कि वो लड़की जो होती है अपने फादर को बताती है कि वो कुछ सामान लेके आ गई है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जो कि इस जगह की बुशी क्लैन के लीडर थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की को कहते हैं तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, गले लगाते हुए। वहीं अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोजिरो मुसाशी जो होते हैं एक फोर्ट्रेस के सामने आते हैं। वो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ से बाहर और अंदर जाने की कोई भी जगह नहीं दिख रही थी, वो यानी कि भटक चुके थे। पर तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जिसका नाम तुसुगामी होता है। तुसुगामी जो होती है उन्हें उससे फादर से मिलाने के लिए लेके जाती है, जो कि इस फोर्ट्रेस के लीडर हैं। पर वहाँ पे कोजिरो और मुसाशी को उसके ऊपर शक होता है। पर जैसे ही वो उस फोर्ट्रेस के अंदर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अपनी जीवन जी रहे होते हैं, तो सुगुमी उन्हें बताती है कि जितनी भी बुशी क्लैन होती है उनके पास में फोर्ट्रेस होता है जिसके अंदर काफ़ी तरह के लोग रहते हैं,
जो कि फार्मिंग से लेकर ब्लैक स्मिथिंग करते हैं, यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए भी लोग हैं। इसकी मदद से वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के जीते हैं और ओनीस को खत्म करते हैं। ये चीज बिल्कुल मुसाशी के टाउन जैसी थी, पर वहाँ पे पैसों में ट्रेड होता है, यहाँ पे सामान भरोसे के ऊपर ट्रेड होता है एक दूसरे के साथ में। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे बच्चे तो सुगुमी से फाइट करना चाहते थे पर वो थक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो कोजिरो से फाइट करते हैं बच्चे लोग। अब वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उनके यहाँ पे रात हो जाती है, वहाँ पे त्सुगुमी जो होती है वो उन लोगों के उनके फादर से मिलवाने के लिए लेके जाती है, पर उससे पहले वो चीज़ें याद करती है जहाँ पे कि उसकी सिस्टर जो थी वो भी उसे बचाते हुए एक बार मारी गई थी, कि जब उसे मुसाशी ने कहा था कि यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। पर अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है, जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे त्सुगुमी के फादर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे कोजिरो और मुसाशी को अलग अलग खाना भी मिलता है, पर उससे चाहते थे कि वो उसे केतेत्सु दे। केतेत्सु नाम उन्होंने पहली बार सुना था, उन्हें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। जिसके ऊपर त्सुगुमी के फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बुशी क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो। जिसके ऊपर वो मना करते हैं। वो कहते हैं वो तो बस हमें एक गिफ्ट के रूप में मिला था किसी और से। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं त्सुगुमी के फादर। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास केतेत्सु नहीं है तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, त्सुगामी इन्हें तुम बंद कर दो। ये बात सुनते ही त्सुगामी उन दोनों को लॉक कर लेती है अपनी चेन्स में और उन्हें अब एक कैदी खाने की तरफ ले जाने लग जाती है, क्योंकि उन्हें केतेत्सु की जरूरत थी। और वहीं दूसरी तरफ इन दोनों बच्चों को केतेत्सु पता ही नहीं है कि आखिरकार वो है क्या चीज़, तो ये इनके काम नहीं आने वाले हैं। त्सुगामी अपने फादर से माफ़ी मांगती है कि वो ताकतवर बुशी क्लैन के मेंबर्स को नहीं लेके आ पाई, जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक दूसरा प्लान है जिसके अंदर कि हम टाउन के जितने भी लोग हैं उन सभी को उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार करेंगे जो कि उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ये बात जान के उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, जिसके ऊपर उसके फादर कहते हैं अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब हमें हमारे लोगों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर त्सुगुमी बताती है कि हमारे पास सिर्फ बूढ़े ही लोग हैं, वो बैटलफील्ड में इतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे। पर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके क्लैन के अंदर इतने ज़्यादा वॉरियर नहीं है जो कि एक वॉरियर बन सके। साथ ही में वॉरियर्स को केतेत्सु की जरूरत पड़ती है और वो चीज़ भी उनके पास में नहीं है, तो अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस पे टीम लीडर की बेटी मान जाती है। वो रात में सेल के पास में जाती है जहाँ पे कोजिरो मुसाशी से वो पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई भी केतेत्सु नहीं है। जिसके ऊपर मुसाशी कहता है हमें तो उसका मतलब भी नहीं पता। जिसके ऊपर सुकुगोमी बताती है कि केतेत्सु वो होता है जो कि ओनी को मारने के बाद सिल्वर कलर का एक ऑरा बाहर निकलता है, उसे ऑब्जर्व लॉक करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए। क्या सच में तुम्हारे पास वो नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी बीस्ट की वेव आने वाली है जिससे बचने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स की ज़रूरत है, पर इतने ज़्यादा वॉरियर उनके टाउन में है भी नहीं, इसलिए वो केतेत्सु की डिमांड कर रही हैं। अगर वो उनके पास है तो वो दे दे, जिसकी मदद से वो ताकतवर बन सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं था। रात के समय वो आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि कोजिरो ने अपनी फिशिंग टेक्निक से कीज़ हासिल कर ली थी उस सेल की। और जैसे ही वो देखते हैं एक पहाड़ की चोटी से कि सामने से एक बहुत बड़ा ओनी अपनी पूरी की पूरी सेना लेके आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है त्सुगुमी के फादर जो होते हैं त्सुगुमी को कहते तुम चिंता मत करो, हम सारे लोग मिलकर इस शैतान को देख लेंगे। पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नादान लोगों को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, जो कि एक फाइटर भी नहीं है, जो कि नॉर्मल वर्क करते हैं या फार्मिंग करते हैं। जिसके ऊपर उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कहते हुए कि मैंने एक अनाथ लड़की को अपनी सगी बेटी की तरह पाला, इसलिए नहीं कि वो अपने बाप के इस तरह के ऑर्डर को मना कर सके। वो अब उसे एक ऊंचाई से फेंकने के बारे में कहने लग जाते हैं, जिसके ऊपर त्सुगुमी की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वो अपने फादर के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वो माफ़ी मांगती है और उनके हर एक ऑर्डर का पालन करने की कहती है। अब वो रात में अपनी बहन के पोर्ट्रेट के पास में जाती है जहाँ पे कि वो कहती है कि बहन आज मुझे पता चल रहा है कि फादर तुम्हारे साथ किस तरीके से बिहेव करते थे, तुम किस प्रकार उनके नीचे दबी हुई थी, पर शायद से मैं नहीं दबने वाली हूँ। ये कहते वो कहती है कि मैं अपने फादर के विरुद्ध जाऊंगी और सभी लोगों की जान बचाऊंगी। पर तभी वहाँ पे हमारा मुसाशी आ जाता है अपनी मोटर बाइक के साथ में, और वो जैसे ही वहाँ पे आता है वहाँ पे त्सुगुमी जो होती है उनसे एक फेवर मांगती है। उसके फेवर सुनते ही मुसाशी कहता है कि हम हेल्प करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ त्सुगुमी के जो फादर होते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं अपने गांव वालों के साथ में, जहाँ पे कि वो बताते हैं कि अब यहाँ पे एक बीस्ट की हर्ड आने वाली है
और उस बीस्ट की वेव के सामने उन लोगों को फाइट करनी है, एक एक वेपन पकड़ लो। ये बात सुनते ही लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, पर गेट तो लोगों ने बंद कर रखा था, उसी के ही सिपाहियों ने। इस वजह से त्सुगुमी वहां पे आती है अपने फादर के खिलाफ बगावत करने के लिए, और वहीं वो एक स्मोक बम फेंक देती है। वो अपने फादर का ध्यान भटका रही होती है, क्योंकि दूसरी तरफ मुसाशी और कोजिरो जो होते हैं गेट पे खड़े हुए जितने भी सैनिक हैं उनको पीट रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ त्सुगुमी जो होती है लोगों को कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है। पर लॉर्ड का ऑर्डर तो ये था कि जो कोई भी यहाँ से भागेगा वो मारा जाएगा। पर तभी वहां पे मुसाशी गेट खोल देता है, जो कि स्मोक बम के पीछे अड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग वहां से नहीं भाग रहे थे लॉर्ड की वजह से, जिसके ऊपर त्सुगुमी समझ जाती कि उसे अपने फादर से फाइट करनी पड़ेगी अगर उन्हें इन लोगों की जान बचानी है, क्योंकि वो डरे हुए हैं जैसे कि त्सुगुमी अपने फादर से थी। पर दूसरी तरफ त्सुगुमी के जो फादर होते हैं वो उसे बड़े ही आसानी से ओवर पावर करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद से तुमने गलत आदमी से बगावत करने की सोची थी। वहीं मुसाशी को अब त्सुगुमी के लिए काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है, कहीं उसके फादर उसे मार न दे, क्योंकि वो साइको लग रहे थे। पर तभी त्सुगुमी जो होती है अपने फादर के फेस पर ब्लड स्पिट करती है और गुस्से से कहती है कि आप किसी की भी जिंदगी से इस प्रकार नहीं खेल सकते हो। ये कहते हुए उसे वो बंदी बना लेते हैं और लोगों को यहाँ से भगा देते हैं। जैसे ही वो बीस्ट की वेव आती है वो पार हो जाती है और जितने भी लोग थे वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर दूसरी तरफ त्सुगुमी और उसके फादर वहीं पर रहते हैं। त्सुगुमी को लगता है कि शायद से उसका आखिरी अंत होने वाला है, पर तभी उसे क्या पता था मुसाशी उसके सामने एक हीरो की तरह निकल के आएगा। जैसे ही वो अपनी सिस्टर के बारे में सोच रही थी कि उसे स्वर्ग में मिलेगी, वहाँ पे मुसाशी अपना हाथ आगे करता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जा उड़ता है अपनी मोटर बाइक पे, जो कि तोजिरो चला रहा था। कोजिरो वो सब तो बच गए थे। सभी लोग अपने घरों को जो कि टूट चुके थे उन्हें वापस से रिपेयर करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे एक बूढ़ी अम्मा जो होती है वो आती है, जो कि कहती है कि तुम्हें त्सुगुमी को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा मुसाशी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लीडर जाग जाएंगे वो वापस से त्सुगुमी को मैनिपुलेट करने लग जाएंगे। यहाँ पे शायद से वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह पाएगी जैसे कि वो पहले रहती थी बगावत करने के बाद में। इसलिए वो चाहती हैं कि त्सुगुमी जो है वो मुसाशी और कोजिरो के साथ में चली जाए। शुरुआत में तो त्सुगुमी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर एट दी एंड उसे उसी बूढ़ी अम्मा की बात माननी पड़ती है और वो निकल जाते हैं, जहाँ पे कि पूरे विलेज के लोग त्सुगुमी को बाय करने के लिए आए थे। यहाँ तक कि वो उसकी मोटर बाइक के पीछे भी भागते हैं। यह दृश्य काफी ज्यादा प्यारा था, पर अब वो लोग वहाँ से काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। अब वो लोग उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पे कि उन्हें शायद से एक ओनी मिल जाएगा, जहाँ पे कि त्सुगुमी और हमारा कोजिरो सो रहा था। वहाँ पे तभी एक ओनी आता है जो कि कोजिरो के स्वॉर्ड लेके खाने लग जाता है, वहाँ से भागता है। मुसाशी उसका पीछा करता है और उसका सींग पे वार भी करता है, पर उसकी ही तलवार टूट जाती है जो कि बैम्बू की थी और वहाँ पे काफ़ी सारी और भी तलवारें रखी थी। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम शीरो होता है। ये सारी तलवारें शीरो की हैं। शीरो जो होता है वो कहता है ये शैतान वो तलवार खा जाएगा, तुम्हें अपने पास की तलवार उठानी पड़ेगी और उससे उस पर अटैक करना पड़ेगा। वो ऐसा ही करता है। मुसाशी जैसे ही उस तलवार को उठाता है उसमें एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है और वो एक ही अटैक के अंदर उस शैतान को खत्म कर देता है। इस तरह की पावर से काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली लगती है, पर जैसे ही वो उस इनो को मारता है उसके अंदर पावर आने लग जाती है। वो सारी पावर ओनी की थी, जैसे कि उसने शुरुआत में एक और बुशी क्लैन के वॉरियर्स के पास देखी थी। पर तलवार टूट जाती है, जहाँ पे कि शीरो कहता है अच्छा तो तुम वही हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। ये बात सुन के खुद मुसाशी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि शीरो की स्टूडेंट है। वो वहाँ पे शीरो को यहाँ से ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि उसने अपनी सारी स्वॉर्ड इस तरह बिखेर रखी थी। शीरो कहता है ये सारी स्वॉर्ड मेरी ही तो है, तो मैं कुछ भी करूँ। वहाँ पे वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है मुसाशी से और अपने टीचर को लेके वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे कि शीरो कहता है तुम्हें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, हम वापस से मिलने वाले हैं। जहाँ पे कि मुसाशी अपने बाकी साथियों को लेके आता है, ये कहते हुए कि मैंने काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स देखी थी पर अब वो स्वॉर्ड्स वहाँ पे नहीं है, इसलिए अब वो शीरो का पीछा करते हैं और इधर से उधर घूमने लग जाते हैं कि शायद से उन्हें शीरो मिल जाएगा। पर उसी दौरान मुसाशी बताता है कि जैसे ही मैंने वो स्वॉर्ड पकड़ी थी मेरे में एक अलग सी ही पावर आ गई थी। पावर का नाम सुनते ही त्सुगुमी कहती है पावर, मेरे पास भी वही स्वॉर्ड रखी है जिन्हें कि कितेत्सु कहते हैं। ये कितेत्सु स्वॉर्ड जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जो कि सिर्फ ओनी को मारने के लिए बनाई गई थी। ये बात जान के वो दोनों हैरान होते हैं कि वो इतने दिनों से एक नॉर्मल स्वॉर्ड से उनसे फाइट करने के इरादे में आ रही थी।
जिसके ऊपर वो कहती है अगर तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो ये तुम्हें एक नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी जो कि बूशी पीपल्स के लिए ही होती है। ये बात जान के वो और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि उन्हें तो लगा था कि शायद से ये तलवारें और भी ज्यादा महंगी होती होगी, पर अब वो उस मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पे कि काफी सारी स्वॉर्ड रखी हुई थी। ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेयर है इसलिए इन्हें लास्ट में ऑक्शन किया जाता है। शुरुआत में नॉर्मल चीजें ही ऑक्शन होती हैं जो कि हम उनकी फाइट में काम आ सके और शायद से उनके जीवन को बचाने में, जैसे कि आर्मर हो गए। जैसे जैसे करके मार्केट का सामान खाली होने लग जाता है, स्वॉर्ड का ऑक्शन भी शुरू होने लग जाता है। वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं उससे पहले, जहाँ पे कि एक आदमी उनसे उनके बैंड का नाम पूछता है जो कि एक बूशी बैंड का होना चाहिए। वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी तक तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। सुगुमी जो होती है उस आदमी को अपने से दूर करती है और दूसरी तरफ वो कहती है कि अगर हमने खुद का बैंड बनाना है तो एक उसका नाम भी रखना पड़ेगा। जिसके ऊपर वो पूछती है मुसाशी से कि आखिरकार हमारे बैंड का लीडर कौन होगा, जिसके ऊपर मुसाशी कहता है हमारे बैंड का लीडर कोजिरो होगा। ये बात सुनकर सुगुमी कहती है तो लीडर के फैमिली के नेम पे ही हमारे बैंड का नेम होना चाहिए, जिसके ऊपर कोजिरो का फैमिली सरनेम जो है वो कानामाकी होता है, इसलिए अब से उनकी बूशी क्लैन का नाम कानामाकी होगा। ये बात जान के मुसाशी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ पे हमें काफी सारी स्वॉर्ड्स को दिखाया जाता है जो कि रिगोजी बैंड लेके आई हुई थी, क्योंकि उनकी जो मास्टर है वो मित्सुरी है। मित्सुरी एक ब्लैक स्मिथ है जो कि इस तरह के स्वॉर्ड को बनाती है और वो यहाँ पे इनका ऑक्शन करने के लिए लेके आई होती है। वो सभी लोगों को एक एक करके स्वॉर्ड चुनने के लिए कहती है, खासकर मुसाशी को, क्योंकि मुसाशी पहली बार अपने लिए एक स्वॉर्ड चुनने वाला है तो उसके लिए काफी ज्यादा खास मूवमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी जो होता है अलग अलग स्वॉर्ड देखने लग जाता है, जिसके ऊपर मित्सुरी कहती है जो तुम्हारे दिमाग में पहली स्वॉर्ड आती है जिससे तुम अपनी कंपैटिबिलिटी एक ही नजर में देख पाते हो तुम्हें उसे उठा लेना चाहिए। ये पाते हुए मुसाशी एक रेड कलर की स्वॉर्ड के पास बढ़ता है जो कि उसी की पर्सनैलिटी को सूट कर रही होती है। तो दूसरी तरफ कोजिरो भी अपनी ही तरह की एक और स्वॉर्ड के पास में बढ़ता है जिसका हैंडल उसके ही कलर जैसा था और दूसरी तरफ स्वॉर्ड की शेप भी। मित्सुरी कहती है कि अब तुमने उसे टच कर लिया है तब तुम्हें स्वॉर्ड का ट्रायल भी पास करना पड़ेगा, जैसे ही तुम उसे पास कर लोगे तुम वहाँ पे उसके मालिक बन जाओगे। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मुसाशी तो अपनी स्वॉर्ड के ट्रायल में पहुंच जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोजिरो जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसे उठाता है उसका कलर चेंज होने लग जाता है, जैसे ही वो उसे छूता है वो उसके ट्रायल को पास कर जाता है और उसके अंदर से नीले कलर की एनर्जी बाहर निकलती है जो कि स्वॉर्ड का एलिमेंट है। अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंट की वजह से ही जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं। ये चीज़ वो जो लेडी होती है मित्सुरी उन्हें बताती है। कुल मिला के 5 कलर के एलिमेंट होते हैं जो कि अलग अलग कलर के हैं, जिसके अंदर से रेड जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और रेयर भी, जिसके अंदर से ब्लू जो है वो एक एवरेज कलर है, यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास वो ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा पर वो भी कमज़ोर नहीं होता है, 19 को मारने में वो काम आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे मुसाशी जो होता है वो अपने पुराने सपने के अंदर आता है जो कि उसी के ही टाउन का था, जहाँ पे कि उसकी इनर सोल जो होती है उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, अगर तुम और आगे आओगे तो तुम मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ उसे कोजिरो के फादर की मौत का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे कि कोजिरो के फादर को मारा जाता है। ये चीज़ देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, अब उसे नहीं लग रहा था कि वो वापस से जिंदा हो पाएगा, पर तभी उसके सामने एक सोल आती है, वो सोल उसे गले लगा लेती है। ये देखने के बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुसाशी को, वो भी उसे गले लगाता है, पर तभी वो एक शैतान में बदल जाती है जो कि उसके दोनों हाथों को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर मुसाशी के ऊपर काफ़ी सारे कांटे बन रहे थे स्टोन्स के। ये चीज़ देख के मित्सुरी जो होती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि मुसाशी को एक ब्लैक कलर का ऑरा ढक के रखा हुआ था। मुसाशी जो होता है अलग अलग स्वॉर्ड को छूता है उनका ट्रायल पास करने के लिए, पर एक ब्लैक ऑरा निकलता है और वो बार बार हार मान जाता है। मित्सुरी आगे आके कहती है कि शायद से तुम इन स्वॉर्ड्स के लिए नहीं बने हो। कितेसु जो होती है वो ब्लैक स्वॉर्ड को इतनी आसानी से अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करती है, तुम्हें बूशी पीपल बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा, तुम 19 को नहीं मार पाओगे। उसकी इस तरह की बात को सुन के उसका सालों पुराना सपना टूट जाता है एक ही पल के अंदर। पर तभी वहां पे एक नीले कलर का ओनी आ जाता है। ओनी को देख के एक सायरन बजता है। ये एक लेसर ओनी था, यानी कि कमजोर ओनी, जो कि एक ताकतवर ओनी ने यहाँ पे उसे भेजा था। उसे देखने के बाद में मुसाशी को नहीं लगता है कि वो उसे हरा पाएगा, पर दूसरी तरफ जब उसके ऊपर अटैक आ ही रहा था कोजिरो बीच में अपने स्वॉर्ड से उसका सर अलग कर देता है और उसके हॉर्न को उसको काट देता है, जिसकी वजह से वो लेसर ओनी मारा जाता है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रहे थे उसके स्वॉर्ड स्किल्स को लेके और पूछते कि आखिरकार उसने कहाँ से सीखी, पर वो नहीं बता सकता था कि उसके फादर एक बूशी क्लैन के मेंबर रह चुके हैं
हैं, वो भी पुराने। अब वहाँ पे वो सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। मुसाशी ये देख के काफी ज्यादा खुश था। वो उन लोगों को उसे पीछे छोड़ के आगे जाने को कहता है हाई ओनी टॉप D1 को मारने के लिए, जिसके ऊपर वो आगे चले जाते हैं। मुसाशी वहीं बैठा रहता है। कोजिरो उसे छोड़ के जा चुका था। अब तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शीरो आ जाता है। शीरो कहता है कि मैंने वो सब कुछ देखा जो कि तुम्हारे साथ हुआ। मेरे पास भी वही ब्लैक ऑरा है, पर हम इस ब्लैक ऑरा से काफी ज्यादा ताकतवर भी बन सकते हैं। ये बात जान के मुसाशी कहता है तो आखिरकार मैं कैसे ताकतवर बनूं तुम्हारी तरह, जहाँ पे कि वो उसे दिखाता है कि तुम्हें अपनी इस सोल को मनाना पड़ेगा, उसके साथ एक होना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे। उसे डेमो दिखाते एक खाई बनाते हुए और एक बहुत ही बड़ी चट्टान को मिट्टी में मिलाते हुए। वो कहता है कि तुम्हें उस सोल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद में तुम एक स्वॉर्ड बन जाओगे और तुम एक ताकतवर ह्यूमन बीइंग बनोगे। ये बात जान के वो कहता है अगर मैं एक स्वॉर्ड बन जाऊंगा तब मैं शायद से अपने दोस्तों से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं स्वॉर्ड नहीं बनना चाहता हूँ। जिसके ऊपर शीरो कहता है अगर तुम स्वॉर्ड नहीं बनोगे तो शायद से मुझे तुम्हारे दोस्तों को मार के उन्हें स्वॉर्ड बनाना पड़ेगा। ये कहते हुए उसे खाई में गिरा देता है। जहाँ पे कि कोजिरो आगे चल रहा था तो सुगुमी उसे पीछे से आवाज लगाती है कि कोजिरो आखिर में तुमने मुसाशी को पीछे क्यों छोड़ दिया, वो तो तुम्हारा दोस्त था। जिसके ऊपर कोजिरो से बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मुसाशी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है? ऐसा नहीं है, वो वापस से अपने पांव पे खड़ा होगा और हमारे साथ में जर्नी शुरू करेगा, जहाँ पे कि वो ओनिस को खत्म करेगा। पर दूसरी तरफ सुगुमी कहती है उसके पास ब्लैक ऑरा था जो कि लेजेंड्स के अंदर लिखा हुआ है, और वहीं पे उसके फादर और मदर जो है क्या पता वो एक ताकतवर क्लैन से बिलोंग करते हो। जिसके ऊपर कोजिरो बताता है नहीं, वो एक नॉर्मल फार्मर्स थे और वो उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। जहाँ पे कि उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहती थी क्योंकि लोग उन्हें बुशी मेंबर्स मानते थे और उन्हें एक कलंक मानते थे। पर दूसरी तरफ मुसाशी जो है उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता था। जहाँ पे कि स्वॉर्ड सीखना मना था, उसकी फैमिली से स्वॉर्ड मैनशिप सिखाना चाहती थी। उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनके साथ रहती थी। पर एक दिन जब मुसाशी की फैमिली एक बीमारी के अंदर खत्म हो गई, लोगों ने उसे धिक्कार दिया, यानी कि मुसाशी एक अनाथ बन चुका था जिसे पालने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ शीरो की जो स्टूडेंट थी वो वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार आपने उसे क्यों यहाँ पे धकेल दिया, आप नॉर्मली भी तो उसकी पावर ले सकते थे। जिसके ऊपर शीरो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम्हें वही करना चाहिए। और हमें पता चलता है कि उसने उसे खाई में फेंक दिया था। खाई के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे मुसाशी जो होता है गिर रहा होता है, पर वहाँ पे शीरो के द्वारा फेंकी गई स्वॉर्ड से वो बच जाता है, पर उसके शरीर से स्किल्स निकलने लग जाती हैं ऑब्सीडियन के, क्योंकि ऑब्सीडियन गॉड की सोल उसके अंदर है, जो कि उसे कहती है कि ये बेकार की मेहनत तुम मत करो, तुम शायद से खुद को मुझे समर्पित कर सकती हो। पर वैसे नहीं करना चाहता था, वो अपने दोस्तों के साथ जीवन जीना चाहता था और काफ़ी सारे ओनिस को ख़त्म करके दुनिया को आज़ाद कराना चाहता था, यानी कि हिनोमोटो को यूनिफाई करना चाहता था। पर तभी उसकी सोल एक अलग जगह पे आ जाती है, जहाँ पे कि ऑब्सीडियन गॉड जो थी वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ यहीं पे रहना पड़ेगा, बाहर तुम काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो, लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वहीं उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसकी फैमिली एक पैंडेमिक में मारी गई थी, उसके चाहने वालों में से कोई नहीं था, पर उसे कुछ लोग वापस से पालते हैं। पर वो लोग उसे कहते हैं कि तुम उससे बात मत करना, क्योंकि वो बुशी लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इसी वजह से उसके पेरेंट्स मरे हैं और वो उसके अंदर भी वो कर्ज आ चुका है। पर एक दिन उसको पालने वाले का लंच पीछे रह जाता है। वो उसका लंच उसे जब देने जाता है खेतों की तरफ, तब काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ये होता हुआ देख लेते हैं और उससे भी घिन करने लग जाते हैं। ये चीज़ होने के बाद में वो मुसाशी को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और वो वापस से सड़क पे आ चुका था। पर एक दिन वही आदमी कहता है अगर तुम वापस से कोजिरो के फादर को मारते हो तो शायद से मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। वहीं पे मुसाशी कोजिरो के फादर को एक पत्थर मारता है। ये चीज़ वो सारी सोलू से बता रही होती है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कूल नहीं है, वो एक बुशी मेंबर नहीं बन सकता है, उसे यहीं पर रहना पड़ेगा, वो यहीं पर सुरक्षित रहेगा। वो एक भीगी बिल्ली है जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनने का सिर्फ नाटक करता है। अब वो एक एक करके पत्थर में बदलता जा रहा था और वो वहाँ पे कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं कर रहा था जिससे कि हमें पता चले कि वो जिंदा है। अब वो पूरा पत्थर में बदल चुका था। वहीं दूसरी तरफ में कोजिरो को दिखाया जाता है कि एक टॉप लेवल का जो ओनी था वो पूरे तरीके से मर चुका था, पर अभी तक उसके अंदर से वो कितेत्सु नाम की एनर्जी क्यों रिलीज नहीं हुई। वो सारे जब आपस में बात कर ही रहे थे कि कोजिरो वहाँ पे आगे जाता है और उसे चेक करने लग जाता है कि तभी हमें उसी की बॉडी के ऊपर दिखाया जाता है कि शीरो आ चुका है। वो वहाँ पे उन लोगों की स्वॉर्ड लेने आया था, यानी कि उनकी जिंदगी। ये बात सुनते ही वो सभी लोग उसे अपनी नोक पे रख लेते हैं तलवार की, पर उन्हें खत्म कर देता है। वो खुद को हंटर बताता है। ये नाम सुनते ही सभी लोग एक दूसरे
दूसरे के साथ में जमा हो जाते हैं और उसे मारने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पर शीरो के एक ही अटैक से काफी सारे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, वो खत्म हो चुके थे। अब वहीं दूसरी तरफ शीरो जो होता है कोजिरो की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे नहीं पता था कि आखिरकार ये है कौन। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मुसाशी को, जो कि पूरा ब्लैक ऑब्सीडियन का बन चुका था। वो सोल कहती है अब तुम मेरी तरह ही बन चुके हो, तुम अब यहीं पे रहने वाले हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि मुसाशी खुद को पूरा खो देने से पहले एक ग्रीन लाइट उसे बाहर खींच लेती है। वो आधा ही ऑब्सीडियन में बदला था और ये सब करनी और किसी की नहीं, शीरो की स्टूडेंट की थी। उसे लगा था कि ये पूरा ऑब्सीडियन में बदल चुका और स्वॉर्ड बनने के लिए तैयार है। उसका मिशन फेल हो चुका था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ था जब उसने कोजिरो के फादर पे पत्थर फेंका था। रात के समय वो उससे माफी मांगने गया था। कोजिरो के फादर ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि उसके सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे थे कि उसे ऐसा करने पे मजबूर किया गया था। जैसे कि कोजिरो को कलंक माना जाता है इस गांव के अंदर, इसलिए वो उसकी परेशानी समझता है और वो उसे अपने बेटे की तरह पालने का वादा करता है। वो दोनों के बेटे अब उसके हो चुके थे, वो काफी ज्यादा खुश रहते थे। मुसाशी ने भी कोजिरो के फादर को अपने फादर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। पर दूसरी तरफ हमें कोजिरो को दिखाया जाता है कि उसके पीछे शीरो किस तरह हाथ धोके पड़ चुका था। वो उसे खत्म करने वाला ही था कि तभी वहाँ पे मुसाशी की आवाज आती है। मुसाशी वहाँ आ चुका था, वो उसे फाइट करने के लिए आया था। इस बार उसके सामने कोई ओनी नहीं है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से भी शीरो से फाइट कर सकता है। इस बात को लेके वो काफी ज्यादा खुश था। अब वो उनसे फाइट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे नैना आ जाती है। नैना और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे शीरो की स्टूडेंट है। वो उसे बताती है कि ये पूरा ऑब्सीडियन में बदलने से पहले उसने निकाल लिया था, ये उसकी गलती है, वो उसे सुधारना चाहती है। नैना 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर अटैक करती है, पर मुसाशी उससे बच जाता है। पर जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाता है उसके एक स्वॉर्ड स्लैश लग जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। कोजिरो कहता है कि अगर हमें इसे हराना है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। वो लोग प्लान बनाते हैं और एक फॉर्मेशन इन्वेंट करते हैं जहाँ पे कि नैना जो है 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और 3 स्वॉर्ड जो होते हैं वो मुसाशी की तरफ फेंक देती है। जहाँ पे कि नैना को ऐसा लग रहा था कि मुसाशी हार चुका है कि तभी वहाँ पे वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है, यानी कि केतेत्सु स्वॉर्ड को। शीरो बीच में आके कहता है कि अब तुम्हारे बस की नहीं है इन्हें हराना, मैं इन्हें खुद ही हरा दूंगा, और वो नैना को पीछे हट जाने के लिए कहता है। शीरो जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है कि शायद से मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, पर तुम तो एक अच्छी टक्कर देने वाले लोग हो। वो अपनी चैन बाहर निकाल लेता है और स्वॉर्ड सर्कल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक वहाँ पे क्यूब बन जाता है और पृथ्वी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि अपोजिट ग्रेविटी बदल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की पावर देख के वो काफी ज्यादा हैरान थी। काफी सारे लोग मारे जाते हैं और जब शीरो अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा हिलाता है कि तभी माउंटेन पूरे तरीके से हिल जाता है। जितने भी लोगों ने अपने स्वॉर्ड उस माउंटेन के अंदर धास के लटके हुए थे वो सभी एक एक करके नीचे गिरने लग जाते हैं। मुसाशी भी था, पर मुसाशी के मरने से पहले वहाँ पे हमें उसी गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर है। वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई थी, जिसकी मदद से वो मरेगा नहीं। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया था। वो गॉडेस मुसाशी के शोल को उसके शरीर से बाहर निकाले थे, पर मुसाशी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अपने दोस्तों के साथ में जिएगा और मरेगा भी। ये बात सुन के गॉडेस उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये सिर्फ लास्ट पर बचा रही हूँ और तुम्हारे दोस्तों को, तो तुम इस अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल करना। ऐसा ही होता है कि हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि ब्लैक कलर के रॉक उग जाते हैं जो कि वहाँ से स्पिरिट एनर्जी यानी कि स्वॉर्ड एनर्जी को लेने लग जाते हैं लोगों के अंदर से। ये देख के शीरो काफी ज्यादा हैरान था। वो गॉडेस जो है अब उसने मुसाशी के शरीर के ऊपर काबू पा लिया है, जिसका कि इंतजार वो काफी समय से कर रहा था। माउंटेन वापस से नॉर्मल हो जाता है, सभी लोगों की ग्रेविटी ठीक हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ मुसाशी जो होता है गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि नैना के स्वॉर्ड के अटैक को वापस से वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ब्लैक गॉडेस को यानी कि ब्लैक ऑब्सीडियन गॉडेस को वेपन्स का क्रिएटर माना जाता है, क्योंकि वो इन सभी की बॉस है। वो किसी के भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है और किसी के भी अटैक को वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है। कोजिरो ये बात जान के काफी ज्यादा हैरान था। ये कह देता है कि तो इनविजिबल बना देगी किसी भी चीज को, पर उसे ये नहीं पता था कि गॉडेस जो है इस दुनिया के अंदर सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए रह सकते हैं, फिर उन्हें डीप स्लंबर में वापस से जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुसाशी के शरीर में, जब तक के लिए मुसाशी को उसे सेव रखना पड़ेगा। कोजिरो जो होता है उससे वादा करता है कि वो वहाँ पे मुसाशी को हमेशा के लिए सेफ रखेगा जब तक कि वो जिंदा है। तभी गॉडेस जो होती है वो आसपास की स्वॉर्ड एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करने लग जाती है। वो धीरे धीरे करके इतनी एनर्जी इकट्ठा कर लेती है कि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे कि अभी हमारा मुसाशी कैद है उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, कोजिरो के फादर और जो मैंने प्लान शुरू किया था वो जल्द ही अपने अस्तित्व में आने वाला है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि बाहर से वो गॉडेस अटैक करती है और शीरो हार जाता है। रियल वर्ल्ड के अंदर हमारा मुसाशी नॉर्मल हो चुका था। काफी सारे लोग उसके पास में आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने शीरो को हरा दिया है।
वहीं दूसरी तरफ अब हमें मेनलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार वो शैतान कहाँ गया जो कि यहाँ पे आया था, यानी कि वही ओनी। पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिरो के पास में वो ओनी होता है और वो कहता है कि आने वाले टाइम में मैं ज़रूर उससे वो चीज़ ले लूँगा और उसे मैं अपनी स्वॉर्ड बना के रहूँगा जिसकी मदद से मैं ओनीस को हरा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हर एक आदमी अपनी रिस्पेक्ट दे रहा था वो उन लोगों को जो कि वॉर के अंदर हारे थे। दूसरी तरफ मुसाशी जो होता है अब स्वॉर्ड को लेने के लिए जाता है क्योंकि अब ब्लैक ऑब्सिडियन गॉडेस उसके शरीर से जा चुकी है जो कि स्वॉर्ड को रिजेक्ट कर रही थी। अब जैसे ही मुसाशी स्वॉर्ड को हाथ में लेता है उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है, यानी कि उसे सबसे रेयर ऑरा मिल चुका है स्वॉर्ड का। ये बात जान के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सबसे लो ऑरा ब्लू होता है और सबसे ताकतवर ऑरा रेड होता है। वहीं मुसाशी जो होता है उसे बता देता है गॉडेस के और उसके फादर के रिलेशन के बारे में, शायद कि उनके बीच में कोई ना कोई बात है जो कि हमें नहीं पता है। कोजिरो भी कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, मेरे फादर के पास स्वॉर्ड क्या कर रही थी। ये चीज तो कोजिरो भी नहीं बता सकता था। अब एक एक करके वहाँ से हर एक बुशी बैंड चला जाता है जहाँ पे कि मुसाशी का बैंड ही पीछे रह जाता है और कुछ समय बाद कोजिरो वहाँ पे आता है। कोजिरो को देख के वो पूछते हैं कि आखिरकार वो पूरे दिन कहाँ पे था। कोजिरो वहाँ पे कुछ मैप लेके आया था और कुछ बेसिक चीजें जो कि उनके एडवेंचर में काम आने वाली है। वो पूरे हिनेमोटो का मैप लेके आया था। वो अपने फादर के बारे में जानना चाहता है कि उसके फादर किस प्रकार के बुशी थे। ईस्ट की तरफ में वो एक जंगल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे कि वो एक प्रिंसेस को बचाते हैं। उस प्रिंसेस के जो फादर हैं वो एक 5 जनरल में से एक है जो कि इस प्रिंसेस का नाम मिकारू है। मिकारू जो है युसागी क्लैन के साथ में आइलैंड के ऊपर एक वॉर लड़ने के लिए जा रही है जो कि उनकी आने वाली जनरेशन के बारे में तय करेगी फैसला कि उनका क्या होने वाला है फ्यूचर। और वहीं दूसरी तरफ एक मैप पे वो देखते हैं ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट के बारे में पूछते हैं जिसके वो बताती है कि ये ब्लैक काइसन है। ब्लैक काइसन जो है वो आधी दुनिया को घेरे बैठा है। ब्लैक काइसन जो है वो एक सबसे पहला ऊनी था जो कि पहली बार यहाँ पे आया था और उसी के ही बाद से लोगों ने पूजना उसे शुरू कर दिया और कुछ लोग अभी भी बुशिन बने रह गए। मिकारू की बातें उन्हें काफी ज्यादा हैरान कर देती है, ये जानते हुए कि हारिम पोर्ट के ऊपर एक इस तरह की फाइट होने वाली है जो कि ह्यूमंस के आने वाले फ्यूचर को तय करेगी। वो बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पे मिकारू जो होती है 5 जनरल्स के बारे में बताती है जिसमें से एक जनरल जो है उसके फादर हैं और वहाँ से वो वहाँ पे अलग हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक मैप दिखाया जाता है। जितने भी वहाँ पे बंदे आए होते हैं वो एक अलायंस बना के रखे थे और उस अलायंस के मेंबर को ये मैप मिलता है जो कि कोजिरो के फादर के पास था, यानी कि कोजिरो के फादर का रिलेशन उन लोगों के साथ हो सकता है जो कि हारिम पोर्ट की तरफ जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पोर्ट के पास में अलग अलग तरह के जहाज थे जो कि काफी ज्यादा बड़े थे। इस तरह के जहाजों को देख के तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आज तक वो सिर्फ एक लैंड पे थे, ये एक छोटे से टाउन के अंदर थे, पर इस तरह का दृश्य उनकी आंखों को चौंका देने वाला था। वो वहाँ पे यूसोगी क्लैन के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि कोजिरो के फादर यूसोगी क्लैन से बिलोंग करते हैं। यूसोगी क्लैन का जो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होता है वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, पर वहाँ पे कोजिरो, सुगुमी और मुसाशी के आ जाने की वजह से वो उन्हें कहता है कि यूसोगी क्लैन के लीडर जो हैं वो इतने फ्री भी नहीं हैं कि बच्चों को ऑटोग्राफ बांटते फिरें, वो किसी और दिन आ सकते हैं। मुसाशी ये बात सुन के उन्हें कहता है कि मेरा भी खुद का एक बैंड है जिसका कि नाम कनामाकी है। ये नाम सुनते ही हर कोई उन्हें देखने लग जाता है। उन्हें शक के घेरे से हर कोई देख रहा होता है। उन्हें सजाए मौत देने का वचन मिल जाता है। जैसे ही वो उन्हें मारने वाले थे तभी वहाँ पे मुसाशी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, पर तभी एक लड़का आके उसे दबोच लेता है जिसका कि नाम अकीरा था। अकीरा ने उसे एक ही बार में हरा दिया था। वो कहता है बच्चे भी यहाँ पे अब ज्यादा उड़ने लगे हैं। जैसे ही वो बात कर रहे थे वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। जैसे ही वो लैंड करता है उन्हें लगा था कि यूसुगी क्लैन का लीडर है। हर कोई उनके सामने झुक जाता है, पर उनकी आंखों के सामने एकदम से तकाडेबुशी नाम का एक बंदा निकलता है जो कि और कोई नहीं तकाडेबुशी नाम की क्लैन का एक लीडर है, जिसे कि शुरुआत में हमें दिखाया गया था। उसे देख के मुसाशी उसकी तरफ भागता है। वो कहता है कि हम बहुत पहले भी मिले थे, मैं तुमसे मिलके खुश हुआ, पर वो उसे कहता है हम तो कभी मिले ही नहीं। अब वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, पर तभी टाकाडे जो होता है उससे मजाक करते हुए कहता है शायद से मेरी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके ऊपर मुसाशी को गुस्सा आ जाता है। वहीं पे हमारी सुगुमी जो होती है उसे लगा नहीं था कि वो 5 जनरल में से एक जनरल के साथ इतना कैजुअली बात कर सकता है। वो काफी ज्यादा हैरान थी। पर दूसरी तरफ वहाँ पे नियो आता है जो कि 1st डिवीजन कैप्टन है। वो कहता है कि इनकी सजा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश की थी, ये आउटसाइडर है, इन्हें सजा देना चाहते हैं। पर टाकड़े के कहने पे उन्हें माफ कर देते हैं
क्योंकि टाकड़े उन्हें खुद की ही टीम का मेंबर बताता है और वहाँ से वो यूसुगी क्लैन के लीडर से मिलने के लिए चला जाता है। पर टाकड़े ने अपने कुछ साथियों को उनका ध्यान रखने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी उनसे कहता है क्या वो सच में यूसुगी क्लैन के लीडर से नहीं मिल सकते हैं, जिसके ऊपर उन्हें मना किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन को मान के चलते हैं और एक आउटसाइडर का उनके पास जाना ये नामुमकिन है, उन्हें सजाए मौत भी मिल सकती है। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, पर वो कोजिरो के फादर के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पर मुसाशी जो होता है वो उसे वादा कर चुका था कोजिरो के फादर के बारे में जानने का, इसलिए वो एक अलग प्लान बनाता है और वो वहाँ से सबसे पहले टाकाड़ा की जो टीम लीडर थे जो कि उसका ध्यान रख रहे थे, उनका ध्यान भटकाने का काम करते हैं और वो उनसे थोड़ी बातचीत करने लग जाते हैं जिससे कि उनका ध्यान भटके। उसी दौरान वो लोग हारिम पोर्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वो एक आइलैंड पे जाके फाइट करने वाले हैं, वो भी ब्लैक काइसन के कुछ 4 ऑफ स्प्रिंग से। अगर वो लोग उन्हें हरा पाएंगे तो वो ब्लैक काइसन को भी हरा पाएंगे, क्योंकि ब्लैक काइसन की 4 ऑफ स्प्रिंग ही है जो कि उसकी टेरिटरीज को इंक्रीज करते हैं। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान थे। पर वहीं पे टाकाडे बुशी का सेकंड जो कैप्टन था वो उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ के जो ओनी है वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। पर दूसरी तरफ सुगोमी के साथ में हमारा मुसाशी जो होता है वो जंप मार जाता है, यानी कि यूसुगी क्लैन के फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाता है, यानी कि उसने ट्रीपास करने की कोशिश की है। वो जैसे ही वहाँ पे आता है वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसकी की बॉडी ग्रीक गॉड जैसी थी। वो वहाँ पे बैठ के बोलने लग जाता है कि जब कभी भी मैं इस छत से सामने की तरफ देखता हूँ तब सिर्फ मुझे वही सेमेट्री याद आती है जहाँ पे कि मेरे साथियों को दफनाया गया है, जिन्होंने कि ओनी से फाइट करते हुए अपनी जान कुर्बान की है अपने परिवार के लिए। ये कह के वो खड़ा होता है और अपने कपड़े पहन लेता है। ये देख के मुसाशी काफी ज्यादा हैरान था, पर नियो वहाँ पे आता है। पर नियो वहाँ पे मुसाशी को देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो उससे पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे आए कैसे। वहीं पे हमारे यूसुगी क्लैन का लीडर कहता है कि अगर ये अलायंस का मेंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसके ऊपर नियो बताता है कि अलायंस का मेंबर नहीं है, ये एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर नाम सुनते ही यूसुगी क्लैन के लीडर का दिमाग अपने आप से खो जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। पर नियो उसे बताता है कि टाकेडा बुशी से अपनी टीम का मेंबर कहता है, इसी वजह से इसके साथियों को एक अलग जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ पे कि इन्हें मौत की सजा के अलावा एक दूसरी सजा मिलती है, यानी कि ये भी अब उस ब्लैक ओरिचिमारू को मारने के लिए जा सकते हैं। उन्हें ऐसी यूनिट्स में भेजा जाता है जहाँ पे अलग अलग बुशी क्लैन के मेंबर होते हैं और वो आपस में अपना एक लीडर चूज करेंगे, जिसके बाद वो लोग फाइट करने के लिए एक आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पे कि ओरिची है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ताकतवर मेंबर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे 4 बुशी क्लैन होती हैं, जिसके अंदर से हमारी प्रिंसेस मिचूरी भी होती हैं, पर वो यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आई हैं, वो पीछे ही रहेंगी। पर हमारा मुसाशी जो होता है वो भी एक लीडर बनना चाहता है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे जीतेगा उसे यूसुगी क्लैन के लीडर की तरफ से गिफ्ट मिलेगा और साथ में एक यूनिट का लीडर बनने का मौका भी। अब वो लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कि अकीरा तो दूसरी तरफ कात्सुयोमी नाम का एक लड़का जिसके की ग्रीन हेयर है, वो दोनों मिलकर टीम अप करते हैं और मुसाशी को हराने की कोशिश करते हैं, पर उनके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर पा रहा था। पर अकीरा एकदम से आता है और दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करता है अपनी किक की मदद से, और वो दोनों को बड़े ही आसानी से कम ही समय के अंदर हरा देता है। इस तरह के अटैक देख के खुद मुसाशी भी हैरान था कि इस तरह की फाइट उसने पहली बार देखी है, जो कि कोई बंदा अपने पाँव से कर रहा है जिसके के अंदर ब्लेड लगी हुई है। वो दोनों हार चुके थे और अकीरा जीत चुका था, यानी कि अकीरा को लीडर बन जाना चाहिए। मुसाशी खड़ा होता है और उसे हाथ मिलाता है और उसे बधाई देता है। पर दूसरी तरफ अकीरा को लग रहा था कि ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक साहिल, पर वो कूल नहीं बनना चाहता था। वो एक अच्छा दिल का लड़का है मुसाशी, और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है जब अकीरा कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे नाटक कर रहे हो, तुम हार चुके हो और अपनी हार के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम इस तरह का काइंड हार्टेड पर्सन बनने का नाटक कर रहे हो। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। मुसाशी की साइड लेने वाला वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आ रहा था, पर तभी कात्सुयोमी नाम का लड़का जिसके की ग्रीन हेयर है, जिसने की लीडर बनने के लिए फाइट की है, वो कहता है हमने तो बस तुम्हें बधाई देने की कोशिश की है, हम दोनों ही हार चुके हैं। अकीरा अब उन दोनों को उनकी गर्दन से उठाता है और कहता है मैं यहाँ का लीडर हूँ। अब हमें रात के समय दिखाया जाता है कि वो प्लान करता है कि हम आइलैंड के ऊपर कल अटैक करेंगे और अटैक वो साथ में चलेंगे। पर वहाँ पे हमारा मुसाशी कहता है कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं और अगर हम लोग जाएंगे तब हम मर भी सकते हैं, यानी कि वो काफ़ी जल्दी मरना नहीं चाहता है, ये वो कहता है। पर दूसरी तरफ अकीरा जो होता है, अकीरा उससे कहता है कि तुम आगे जाके फाइट क्यों नहीं करना चाहते हो, इसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा।
जिसके ऊपर वो कोई भी सवाल नहीं करते हैं, ना जवाब देते हैं, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है और सभी लोग अलग हो जाते हैं। इसलिए वो अपने भाग के दोस्तों के पास जाता है, पर उसे एक बात पता चलती है कि उसके दोस्त अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं बाकी यूनिट के साथ में, यानी कि सिर्फ वही अकेला है जिसकी यूनिट के साथ में उसकी नहीं पट रही है। इसलिए अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी डेली लाइफ शुरू कर देता है अपनी यूनिट के साथ में। अब वो लोग आइलैंड के ऊपर जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। उनकी अलग अलग यूनिट बन जाती है एक ही यूनिट के अंदर, जहाँ पे कि उन्हें ये बात पता चलती है कि मास्टर नाओ जो है यहाँ पे आने वाले हैं उनका साथ देने के लिए, और बस उन लोगों को डट के सामना करना है एनिमीज का। वहाँ पे हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसकी चपटी नाक होती है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी ही तरह ताकतवर हो, तुम ज्यादा मत सोचो, हम दोनों जैसे ही किसी विलन को हराएंगे हम हीरो बन जाएंगे। कि तभी वहाँ पे काफी सारे ओनी आ जाते हैं। ओनीस को हराने के लिए मुसाशी जो होता है अपनी ब्लेड का इस्तेमाल भी करता है, पर उनके हॉर्न नहीं काट पाता है। चाहे वो कितने जोर से ही अपने स्वॉर्ड को घुमा ले, उनके हॉर्न के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था, यानी कि उस हॉर्न का डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है। उसके पीछे एक शैतान जैसे ही आता है एक ओनी, वहाँ पे मास्टर नाओ आ जाते हैं। मास्टर नाओ ने उसे बचा लिया होता है। मास्टर नाओ को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। मास्टर नाओ जो होते हैं वो अपनी एक ही पावर का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके पास रेड ऑरा होता है। वो उसकी मदद से एक ही बार में काफी सारे ओनीस को एक साथ मारने का प्लान बनाते हैं। वो सभी को उसकी एनर्जी को चार्ज करने के लिए कहता है। ये बात सुन के आसपास के सारे लोग जो होते हैं मास्टर नाओ की बात को मानते हैं और वो अपनी एनर्जी जो होती है मास्टर नाओ को ट्रांसफर करने लग जाते हैं। मास्टर नाओ एक चैन बनाते हैं और काफी सारे हॉर्न को एक ही बार में काट देते हैं। इस तरह की चीज पाके हर एक बच्चा जो वहाँ पे था वो हैरान था। वहीं अकीरा के पास भी इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने इन ओनीस के हॉर्न को काट दिया। ये बात उसे पता चलती है कि ये सभी लोग अपनी पावर शेयर करें एक चैन की मदद से। मुसाशी को एक बात पक्का पता चल जाती है कि अगर उसे ओनीस को हराना है तो उसे एक टीम की जरूरत जरूर पड़ेगी। और जैसा कि हमने देखा था ऑब्सीडियन गॉड ने कैसे काफी सारी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके शीरो को हराया था, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। हर कोई बंदा जो होता है एक न एक ओनी को हरा रहा होता है, पर मुसाशी किसी को भी नहीं हरा पाता। वो दुखी था कि वो कमजोर है। उसे समझ आ चुका था कि वो ओनीस को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है रात के समय। पर वहाँ पे कासुयोमी उसे समझ जाता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसे नहीं जा सकता है। उसके अंदर वो पोटेंशियल है जो कि बाकी लोगों में नहीं है। अगर वो यहाँ पे रुकता है और ट्रेनिंग करता है तो उसे पक्का यकीन है कि वो एक ताकतवर पर्सन जरूर बन जाएगा। मुसाशी ये बात सुनकर काफी खुश होता है। अब उसके अंदर मोटिवेशन जाग चुका था। वो कासुयोमी को कहता है तो तुम क्या मेरा इसमें साथ दोगे? जिसके ऊपर कासुयोमी कहता है कल तो मुझे रात के 12 बजे मिल जाना। जिसके ऊपर वो कहता है रात में क्यों? जिस पे वो कहता है कि ये बातें ऐसे बताई नहीं जाती, ये दिखाई जाती हैं। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान था और वहीं पे कासुयोमी के साथ में हमारा मुसाशी आ जाता है। अगले दिन हमें सुबह में दिखाया जाता है कि कैसे कासुयोमी जो होता है मुसाशी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे अलग अलग टेक्निक दिखा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिचूरू की दिखाया जाता है। मिचूरी जो होती है वो ब्लैक डॉग की साथी है। ब्लैक डॉग साथी जो कि एक और जनरल है जो कि ऑब्सीडियन गॉड के होस्ट को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि अगर उसे मार के ही वो लोग अपने गॉड के रेजरेक्शन प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। वहीं पे हमें मिचीरो को दिखाया जाता है जिसे कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसके फादर की मदद से, क्योंकि उसके फादर जानते हैं कि वो अपनी बेटी का इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मिचीरो को ये बात पता चलती है कि उसका साथी यानी कि मुसाशी ही वो ऑब्सीडियन गॉड का एक होस्ट है, तब वो उसे मारने के प्लान को ड्रॉप कर देती है। वो अपने फादर को काफी सारे लंबे समय तक सिर्फ एक झूठी ही न्यूज़ दे रही थी कि उसे ऑब्सीडियन गॉड का होस्ट अभी तक नहीं मिला है। पर आज के दिन मुसाशी जब ट्रेनिंग कर रहा था खुद सुयोमी के साथ में, तब वो मिचीरो को नीचे आने के लिए कहता है और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करता है। वो ऐसा ही करती है। दोनों अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को एक दूसरे में डालते हैं कि तभी उन दोनों के ऑब्सीडियन गॉड की पावर रिलीज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ब्लैक डॉग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है यूसुगी क्लैन के जो असिस्टेंट मैनेजर होती है वो वहाँ पे सही समय पे आ जाती है। मिचीरो के फादर को जब ये बात पता चलती है कि उसने काफी सारी चीजों से छिपाई है, वो उससे गुस्सा थे, पर असिस्टेंट मैनेजर के सही समय पे वहाँ पे आ जाने की वजह से वो इन लोगों को ब्लैक डॉग के पास जाने से रोक लेती है, क्योंकि वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपनी ब्लेड से पिंजरा बना देती है जो कि उनको जाने से रोक देता है और एकदम से उन्हें पृथ्वी के ऊपर मारता है, जिससे कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लोगों को शक था कि यहाँ पे स्पाई बन के आए हैं, इसलिए यूसुगी क्लैन का लीडर जो होता है वो वहाँ पे मुसाशी को सजा दे देता है लटकाने की, और जब तक कि वो सच नहीं बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। ये बात जान के उसके साथ ही उसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिचीरो के फादर जो होते हैं उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे, पर मिचीरो के फादर जानते थे कि अब उसे यहाँ पे ऑब्सीडियन के
गॉड के होस्ट को मारना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पे कुछ लोगों को भेज देते हैं। पर यहाँ पे यूसुगी क्लैन के लीडर की एक चाल थी, वो यहाँ पे सबसे पहले लाना चाहते थे ब्लैक डॉग के उन स्पाइस को जो कि उनके ऊपर खतरा बन सकते थे, और फिर वो उन्हें खत्म करेंगे। वैसे न्यूज़ फैला देते हैं कि वो ओचिरो को मारने के लिए निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे ओचिरो के ऊपर वो कितने ही अटैक कर ले उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहीं पे लोग फुल स्पिरिट में जा रहे थे उसे मारने के लिए, पर वहाँ पे अकीरा की टीम को जाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसकी टीम के अंदर से 2 लोग ऐसे निकले हैं जिनके ऊपर स्पाई होने का शक है, जिसके अंदर से एक मुसाशी है तो दूसरी मिचिरू है। वो तो भाग चुकी है, पर अभी तक हमारा जो मुसाशी है वो जिंदा है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है मिचिरू जो होती है वहाँ पे अकीरा के साथ में जा रही होती है। अकीरा जो होता है वहाँ पे मुसाशी से कहता है, अगर तुम मुझे सब सच सच बता देते हो तो शायद से मैं तुम्हें बख्श दूं, क्या तुम एक स्पाई हो या नहीं हो। जिसके ऊपर वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो कुछ भी बोलेगा उसे इनके ऊपर यकीन नहीं होगा। पर तभी वहाँ पे काफ़ी सारे ओनीज आ जाते हैं जो कि बोलने की शक्ति रखते थे, जो कि ह्यूमन की फॉर्म में थे। वो वहाँ पे जैसे ही आते हैं वो मिचिरू को सिस्टर कहते हैं। मिचिरू को सिस्टर कहते हैं, ये बात सुन के जो हमारा मुसाशी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, ये तुम्हें सिस्टर क्यों कह रहे हैं, जिसके ऊपर मिचिरू कुछ भी नहीं बोल सकती थी। वो तीनों ओनी कहती हैं कि ये हमारी बहन है, इसे इसलिए भेजा गया था कि ये ऑब्सिडियन गॉड को मार सके, उसके होस्ट को, और ऑब्सिडियन गॉड को वापस से ला सके। पर ऐसा नहीं हुआ। मिचिरू ने अपने प्यार की सुनी, अपने दिल की सुनी, और मुसाशी के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया। अब वहाँ पे उसके फादर जो होते हैं उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो होलोग्राम में वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मरना होगा मुसाशी, तुम्हें ऑब्सिडियन गॉड के होस्ट हो और हमारे प्लान के अंदर एक बाधा बनने वाले हो, तो तुम्हें खत्म करना ही हमें पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे मुसाशी समझ चुका था मिचिरू को फोर्स किया जा रहा है इस चीज को करने के लिए। वहीं पर उसकी सिस्टर उसे पकड़ लेती है, जिसके ऊपर मुसाशी उसे आजाद कराकर उसे लेके भागने लग जाता है। उसकी सिस्टर्स को गुस्सा आ जाता है कि मिचिरू कैसे उनसे दूर भाग रही है, एक फैमिली मेंबर होने के बावजूद भी वो उसे भी मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। वो बीच में आ जाती है और मुसाशी को बचाने की कोशिश करती है। उसकी सिस्टर ने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, पर तभी वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं जो कि उसी की क्लैन के ही बंदे थे। वो वहाँ पे आते ही एक एक करके उन्हें खत्म करने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो उन्हें खत्म कर रहे थे वो देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मिचिरू होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उसे हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। वो वहाँ पे मरने की कगार पे आ चुकी थी, पर यूसुगी क्लैन की जो असिस्टेंट मैनेजर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर ऑब्सिडियन गॉड है। पर सामने हमें 3 ओनी में से एक ओनी को दिखाया जाता है जो कि बाकी की 2 ओनीज को एक एक करके खा जाती है। जैसे ही वो उन्हें खाती है उसका साइज जो होता है पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही उसका साइज इंक्रीज होता है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह की ओनी को बनाने में उनके फादर ब्लैक डॉग की ही करतूत थी। जैसे जैसे वो स्ट्रांग बनती जा रही थी उसके ऊपर उन लोगों के अटैक के असर भी नहीं हो रहे थे, चाहे वो कुछ भी कर ले वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और भी काफ़ी सारे ओनीज को जो होते हैं वो लोग यूसुगी क्लैन के फोर्ट्रेस की तरफ भेज देते हैं, जिससे कि वो उनका ध्यान भटका सके और पावरफुल लोगों को फोर्ट्रेस के पास भेजे, जिसकी मदद से यहाँ पे ऑब्सिडियन गॉड का जो होस्ट है वो अकेला पड़ जाएगा और वो उसे आसानी से मार सकेंगे। जहाँ पे कि मिचिरू के फादर जो होते हैं उससे यूसुगी बात करने लग जाता है, ये कहते हुए कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है यूसुगी क्लैन के लीडर की। वो अपनी येलो पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो सभी को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाता है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र इस प्रकार है, येलो एनर्जी जो होती है वो अपनी ताकत सभी को प्रदान कर देती है, जिसकी मदद से वो लोग उस अटैक का इस्तेमाल कर सकें, उस पावर का इस्तेमाल कर सकें जो कि यूसुगी क्लैन का लीडर करता है। उनकी पावर काफ़ी गुना बढ़ जाती है, जहाँ पे कि वो एक एक करके काफ़ी सारे ओनीस को बड़ी ही जल्दी खत्म कर रहे थे। इस तरह की पावर पाके हर एक मेंबर जो कि यूसुगी क्लैन का था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एक ही बार में उन्होंने काफ़ी सारे ओनीस को मार दिया होता है। इस तरह की स्पिरिट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, सारे लोग खुश होते हैं। यूसुगी क्लैन का लीडर अपने कमरे में बैठ जाता है। मास्टर नो जो होते हैं उसने उस शैतान को मार दिया होता है। अकीरा जब वहाँ पे बात कर ही रहा होता है उस मॉन्स्टर से रिलेटेड कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ और चाल चल रही है, यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे ओनीस आ कैसे सकते हैं, कि तभी हमें शीरो को आसमान में दिखाया जाता है। शीरो ने बताता है यूसुगी क्लैन का लीडर पहले ही मर चुका है। वो उसकी स्वॉर्ड दिखाता है, उसने उसे कमरे के अंदर मार दिया था। खून से लथपथ वो कमरे को देख के वो सभी लोग गुस्से में थे, जहाँ पे कि मास्टर नो जो होते हैं सभी की पावर अपने अंदर एब्सॉर्ब तो करते हैं, पर तभी अचानक से उसकी पावर उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो चैन किसी ने तोड़ दी होती है, जो कि और कोई नहीं शीरो का ब्रदर होता है, जिसे कि ब्लैक ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं वो
वो एक एक करके यूसुगी क्लैन के मेंबर्स को खत्म करने लग जाते हैं। उनका प्रायोरिटी तो ये थी कि वो यूसुगी क्लैन के मेंबर्स को खत्म करें, पर शिरो का इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा मुसाशी में था। मुसाशी से वो बात करने लग जाता है ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ी है, तुम अब क्या करने वाले हो मुसाशी। मुसाशी जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में था, पर तभी यहाँ पे शिरो उसे कहीं और ट्रांसफर कर देता है और वहाँ पे अब ओरिची आ जाता है, जो कि ओरिची उन्हीं 4 ऑफस्प्रिंग में से एक है। मुसाशी कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, जिसके ऊपर वहाँ पे ब्लैक डॉग आ जाता है जो कि मिचिरू का फादर है। वो कहता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की, तू जानता भी है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसके बाद मुसाशी कहता है तुम अपनी बेटी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने सिर्फ उसे अपना किलिंग टूल बना रखा है। पर तभी उसकी बेटी अपने फादर से माफ़ी मांगने लग जाती है ये कहते हुए कि मैं अपना मिशन कभी भूली नहीं थी फादर, मैं तो बस मुसाशी से प्यार कर बैठी थी। वो ऐसा पहला लड़का है जिसने कि उससे खुल के बात की, जिसने उससे स्माइल दे के बात की। ये सारी बातें सुन के उसका फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार वो क्या कह रही है। जिसके ऊपर उसकी बेटी कहती है मैं गॉड रेजरेक्शन प्लान को कभी भी फेल होने नहीं दूंगी, मैं ज़रूर कोई ना कोई इस तरह का उपाय ज़रूर ढूंढ निकालूंगी जिसकी मदद से मुसाशी की जान भी बच सके और हमारा गॉड रेजरेक्शन प्लान भी काम कर सके। ये बात सुन के उसके फादर काफी ज्यादा खुश थे, उसे गले लगा लेते पर वो उसे मारने वाले थे, पर मुसाशी उसे बचा लेता है। जिसके ऊपर उसका फादर कहता है कि तुम मुसाशी को कभी भी तुम नहीं बचा पाओगे। ये कहने के बाद वो मिचिरू को एक स्टोन में बदल देता है और उसकी मेमोरीज को इरेज करने लग जाता है, ये कहते हुए कि यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, तुम चिंता मत करो, इसे मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ये मेरी ही बेटी है, मैंने ही इन्हें ओनी के ब्लड से बनाया था जिसकी मदद से इनके पास कुछ स्पेशल पावर रही और ये हमारी मदद कर सके। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था मुसाशी, पर तभी वहाँ पे मिचिरू की आंखें खुलती है। वो सब कुछ भूल चुकी थी, यानी कि उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। ये बात जान के मुसाशी काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, पर दूसरी तरफ उसके जो फादर होते हैं ब्लैक डॉग वो कहते हैं बेटी अब तुम यहाँ पे आ सकती हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इस लड़के को मारने के लिए। जिसके ऊपर उसकी बेटी मान जाती है। मुसाशी गुस्से में ब्लैक डॉग के ऊपर अटैक करता है, पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वो 5 जनरल में से एक जनरल की तरह ताकत रखता था। मुसाशी कहता है कि अपनी बेटी को तो तुम बख्श ही सकते हो, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी जो बेटी होती है उसके अंदर उसकी पास्ट की मेमोरीज थी, इसलिए वो अपने अंदर से निकलने वाले स्टोन्स की मदद से अपने फादर को मारने की कोशिश करती है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, वो उसके ऊपर बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसकी पूरी की पूरी मेमोरी को इरेज कर देते हैं जैसे कि कोई एक ब्लैंक स्लेट हो। और अब वहाँ से मुसाशी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि टेलीपोर्ट। अब ब्लैक डॉग के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे यूसुगी क्लैन के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनके मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं। पर तभी वहाँ पे टाकड़ाबुशी आ जाते हैं, जहाँ पे कि उनका लीडर जो होता है वो ब्लैक डॉग के मेंबर से फाइट करने लग जाता है, जो कि शिरो होता है। शिरो से बताता है कि यूसुगी क्लैन का लीडर पहले ही मर चुका है और तभी वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं। मार्शल नो जो होते हैं ये वादा करते हैं ब्लैक डॉग ने जिन्होंने भी इनके ऊपर अटैक किया था उन्हें ज़रूर खत्म करके रहेंगे। साथ में वो ये भी जानते थे कि मुसाशी के पास में ऑब्सीडियन गॉड की पावर है, इसलिए वो उसे वहाँ से आज़ाद करते हैं और एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ से कि वो अपनी पावर को अवेकन कर सके। अवेकन करने के लिए उसे सबसे पहले एक गुफा से होते हुए सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ उतरने के बाद में उसे वहाँ पे मास्टर नो मिलते हैं और मास्टर नो जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे पावर पा लेते हो ऑब्सीडियन गॉड की तो तुम हमारी मदद करोगे उन ब्लैक डॉग 8 ब्लैक ब्रदर्स को और साथ में ओरिची को हराने में, जिसके ऊपर वो हाँ कर देता है। अब उसे ऑब्सीडियन गॉड के बारे में पता चलता है कि जो कि सबसे पहली स्वॉर्ड थी जिसकी मदद से ही ओनिस को मारा जा सकता था और पहला वॉरियर की मदद से ही उन्होंने काफी सारे लोगों को हराया था। और अभी जो उनके सामने संदूक है, इस संदूक के अंदर ऑब्सीडियन गॉड का ब्लड है। जो कोई भी इस ब्लड को पिएगा वो ऑब्सीडियन गॉड की पावर को अवेकन कर पाएगा अपने अंदर, अगर वो होस्ट हुआ तो। और इसी वजह से मार्शल नो उसे ये पावर देने का वादा तो करते हैं, पर उन्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस बात के लिए वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर मुसाशी मान जाता है क्योंकि वो इन्हीं के ही साथ में तो रह रहा था, वो इनके साथ में नमक हरामी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वादा करता है कि वो इनकी मदद ज़रूर करेगा। अब वो संदूक जैसे ही खुलता है हमें दिखाया जाता है कि मार्शल नो जो होते हैं वो उसे सबसे पहले ब्लैक डॉग की कहानी बताते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बुशिश को मारने का काम करते हैं और सबसे ताकतवर स्वॉर्ड को पाना चाहते हैं जिसकी मदद से ये सबसे ग्रेट ओनी को हरा सके। अब वहाँ पे ऑब्सीडियन गॉड का जो ब्लड था वो आ चुका था, उस ब्लड को अब मुसाशी को पीना होता है। मार्शल नो उसे पूरा
का पिला देते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। उसे कुछ महसूस नहीं होता। अब साथ में उन लोगों का प्लान बनने लग जाता है कि वो लोग अब ब्लैक डॉग के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन है कि यूसागी क्लैन का जो लीडर है वो अभी तक जिंदा है और उनकी कैद के अंदर है। अगर वो लोग उन्हें हरा देते हैं तब वो उन्हें आज़ाद करा पाएंगे। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो उन सारे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे, और जब वो उनका ध्यान भटका ही रहे होंगे अलग अलग तरीके से, तब एक पूरा का पूरा ट्रूप जो है वो छिप करके पीछे माउंटेन्स की तरफ जाएगा और उस आइलैंड के ऊपर लैंड करेगा। पर उन्हें क्या चीज़ ये पता थी कि उन्हीं के ही बीच में ब्लैक डॉग का एक सिपाही होता है, यानी कि स्पाई, जो कि इनकी बातों के ऊपर कान लगाए हुए था, और जो भी चीज़ें वो बात कर रहे थे वो सारी की सारी ब्लैक डॉग के हेडक्वार्टर्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था। इस वजह से इनका ये जो प्लान होता है वो पहले ही शीरो को पता चल जाता है, इसलिए शीरो वहाँ पे पहले ही आ चुका था। शीरो को पता होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव होंगे और इनका इस्तेमाल करके वो उनके ऊपर अटैक करेंगे। पर जैसे ही शीरो वहाँ आता है उन सारे एक्सप्लोजिव्स को वो जो होता है टेलीपोर्ट कर देता है। वो टेलीपोर्ट करके उन्हें टाकड़ा बूशी नाम के एक क्लैन के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जा सकें। ऐसा ही होता है, पर उन्हें ये बात नहीं पता थी वो जितनी भी शिप्स हैं जो कि टाकड़ा बुशीस की हैं वो सारी की सारी खाली हैं, उनके मेंबर्स वहाँ पे नहीं हैं। तो दूसरी तरफ टाकड़ा बुशी का लीडर ये चाहता था कि वो लोग ओरिची से फाइट ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस बीच में मारे जाएंगे। वहीं शीरो जो होता है जितने भी एक्सप्लोजिव्स ने ट्रांसफर किए थे टाकड़ा के ऊपर, उनके शिप्स तो तबाह हो चुके थे, और ये सारी बातें शीरो जो होता है अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाता है। इसी वजह से उनका एक मेंबर जो होता है वो टाकड़ा बुशीस के उधर में आता है और वो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अब अनसक्सेसफुल रहा। ये जैसे ही वो कहता है कि तभी वहाँ पे हमारा अब वो ऑब्सीडियन ब्रदर जो यहाँ पे आया था वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी आर पर किसी ने स्वॉर्ड कर दी थी। उसे जितनी भी चीजें पता चली थी वो सिर्फ एक फेक न्यूज थी जो कि उसे फंसाने के लिए बनाया गया था। कि तभी वहाँ पे मास्टर नियो की एंट्री हो जाती है। मास्टर नियो ने वादा किया था कि उसकी वजह से यूसागी क्लैन के काफी सारे मेंबर्स मरे हैं, वो उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर देगा। वहीं पर उसे अपनी लीडर की बात याद आती है जो कि उसे हमेशा कहते थे कि अपने ऊपर भरोसा रखना और सभी लोगों को सेफ रखना, पर वो ये शायद से नहीं कर पाया। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा है, वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिससे कि उनके ऊपर लगाई हुई उसके द्वारा सील जो होती है वो टूट जाती है और काफी सारे लोगों की पावर वापस से रिटर्न आ जाती है। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है ऑब्सीडियन ब्रदर जो होता है एक दूसरी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कुछ ही सेकंड में वो वापस से सील बनाने लग जाता है। पर दूसरी तरफ टाकड़ा बुशी जो होता है शीरो से फाइट करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। वो शीरो से फाइट करने के लिए आया था। वो मुसाशी और बाकी के लोगों को आगे जाके भेज देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मिचिरू के फादर को हराना है, तुम्हें ये मिशन जल्द ही पूरा करना पड़ेगा। अब उन सबके सामने अपने अपने एनिमीज थे जो कि शायद से उनसे पावरफुल हो सकते हैं, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें हराने की। तो दूसरी तरफ मास्टर नियो के ऊपर ऑब्सीडियन ब्रदर ने पहले से ज्यादा सील लगा दी थी। वो उसके पाँव को बर्न करने लग जाता है अपनी सील्स की मदद से। वो उसके पाँव को फ्रैक्चर कर देता है, उसकी आंखों को ब्लाइंड कर देता है अपनी सील की मदद से। अब मास्टर नियो एक तरीके से अनडेड बॉडी की तरह बन चुके थे जो कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर जैसे ही मास्टर नियो की आंखें बंद होने लग जाती है वो अपनी पट्टियों का इस्तेमाल करते अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लगाते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं। पर तभी ऑब्सीडियन ब्रदर उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है और सील भी, क्योंकि वो देख सके कि उसके साथी किस तरह यहाँ पे मारे जाएंगे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मास्टर नियो चाहते थे कि वो उसका जल्द से जल्द गला काट दे, क्योंकि उसका ये वादा था अपने लोगों से और वो हमेशा से ही अपने लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। अब वो वहाँ पे अपना एक दिमाग चलाता है। वो अपनी सारी बैंडेजेस को अपने स्वॉर्ड के ऊपर लगाता है और अपने शरीर के ऊपर से अपने रेड कलर की ऑरा की पावर का इस्तेमाल करके सारी सील को काटने की सोचता है। वो ऐसा ही करता है, अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपने हाथ और पाँव के ऊपर काफी सारे कट लगाता है और सील को तोड़ देता है। इस प्रकार वो अपनी रेड पावर का इस्तेमाल करके ऑब्सीडियन ब्रदर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर ऑब्सीडियन ब्रदर जो होता है वो काफी ज्यादा तेज था मास्टर नियो से, इसलिए वो मास्टर नियो के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उनके ऊपर काफी सारे कट लगा देता है। मास्टर नियो को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से वो हार जाएंगे, पर तभी उनके साथी बीच में आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। ऑब्सीडियन ब्रदर अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है। उसे ऐसा लगा था कि उसने मास्टर नियो को हरा दिया, पर वो स्वॉर्ड उसके हाथ में जाके लगी थी और उस चीज का फायदा उठा के हमारे मास्टर नियो उसकी छाती की आर पर अपनी स्वॉर्ड कर देते हैं। इस प्रकार ऑब्सीडियन ब्रदर हार जाता है। दूसरी तरफ शीरो से जो है टाकेडा बुशी फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल एनिमे यूनिवर्स एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट उसके ऊपर आने वाला है।